तो अगर सब्जेक्ट वन है तो यहाँ लिखना होगा वंस। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, है ना, कि किसी व्यक्ति को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। हेलो, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, किसी व्यक्ति को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थियों को किसी विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई या अपनी जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, क्या आएगा मैं दिखाता हूँ। अ स्टूडेंट, अब बात ये है, स्टूडेंट तो कॉमन जेंडर का वर्ड है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है ना। अच्छा, है ये सिंगुलर, एक स्टूडेंट है। अब इसके लिए अगर लिखना हो अपना तो हिज लिखें कि हर लिखें, ये एक दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ये है, अगर हिज लिखेंगे तो सिर्फ पुरुष आएंगे, उसमें स्त्रियां छूट जाएंगी। हर लिखेंगे तो सिर्फ स्त्रियां आएंगी और पुरुष छूट जाएंगे, एक समस्या आएगी। अब देखिए, तो स्टूडेंट मस्ट नो, किसी स्टूडेंट को अवश्य जानना चाहिए, उसे जानना होगा हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लिख देते हैं कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल क्या करने लगे हैं कि हिज और हर काफ़ी लंबा और ऑकवर्ड सा लगता है, तो इसको ऐसा लिखने लगे हैं देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी स्टूडेंट मस्ट नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोगों का कहना
ठीक। तो रवि की बहन की दोस्त रिया अपने भाई पर बहुत गर्व करती है। रवि की बहन की दोस्त रिया, पहले लिखिए रिया, अब लिखिए रिया कौन है? तो रवि की बहन की दोस्त, द फ्रेंड ऑफ रवि की बहन, रविज सिस्टर, देखो इसको हम कहते हैं दो नाउन्स एक साथ हैं, टुगेदर, नाउन्स इन अपोजिशन। एक नाउन, दो नाउन, दोनों नाउन अपोजिशन, एक दूसरे के निकट है, नजदीक है, तो नाउन्स इन अपोजिशन, दोनों का अर्थ सेम ही है। रिया द फ्रेंड ऑफ रविज सिस्टर, रिया जो रवि की बहन की फ्रेंड है, अपने भाई पर बहुत गर्व करती है। इज वेरी प्राउड, इज वेरी प्राउड ऑफ। अब देखो इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें स्त्री पुरुष सब मिक्स्ड हैं, अंततः बात किसकी हो रही है? अंततः फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट रिया गर्ल। तो इज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्रदर, वो अपने भाई पर बहुत गर्व करती है। समझ आ रहा ना? शिशु नवजात शिशु, उस नवजात शिशु को फुटपाथ पर फेंका हुआ पाया गया। और इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है ना? बताइए। उस नवजात शिशु को फुटपाथ पर फेंका गया। दैट न्यू बॉर्न बेबी was found, पाया गया, है ना? abandoned, पाया गया परित्यक्त अवस्था में, abandoned on a footpath। और इसके बेबी के लिए हमने क्या लगाया? इट्स, और इट्स पेरेंट्स आर नॉट नोन, या गलत लिख दिया, नथिंग इज नोन एंड नथिंग इज नोन अबाउट इट्स पेरेंट्स। इसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो बेबी के लिए आप क्या लगा रहे हैं? इट्स। दिक्कत कहाँ होता है मैं बता रहा हूँ, एक और जगह दिक्कत होता है, एक जगह और दिक्कत होता है। गंगा एक
एक पवित्र नदी है और इसका महत्व और इसकी उत्पत्ति का वर्णन शास्त्रों में है। चलिए, नदियों के साथ आप द लगाते हैं। द गैंजेस या द गंगा is a holy river. The Ganga is a holy river and her origin या its origin। अब देखिए क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ सांस्कृतिक संदर्भ हो और आप अगर उसको माता समान ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ हर लगा सकते हैं, पर आमतौर पे नदी माता पिता नहीं होता है, तो उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर के अंदर न्यूट्रल जेंडर ट्रीट करते हैं, इसके लिए इट्स लगाते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर एंड हर ओरिजिन या इट्स ओरिजिन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द शास्त्राज गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाना चाहती है, तो द काउ wants to feed। अब देखिए इट्स लगाएंगे या हर लगाएंगे, वही बात है कि आम तौर से आप इट्स को ही क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि काउ इज़ एन एनिमल और इंग्लिश जो संस्कृति है, अंग्रेजी की संस्कृति है, उसमें एनिमल एक थिंग है ना, नॉर्मली जब कभी इस तरह से बात पर्सोनिफाई किया जाने लगे, मतलब एनिमल्स को कैरेक्टर या आदमी की तरह दिखाया जाने लगे कि वो बोल रहे हैं, आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन होने लगे, उनके आदमी की तरह ट्रीट करने लगे, तब ही हर कर सकते हैं। या दूसरी स्थिति है जहाँ कल्चरल कोनोटेशन है कि हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं, तो सांस्कृतिक संदर्भ में हम हर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो जहाँ जहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा, जहाँ जहाँ जानवरों को भी आप पर्सन की तरह दिखाएंगे, आदमी की तरह दिखाएंगे, ऐसा फिर तो वस्तुओं के साथ भी होता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं जिनको पर्सोनिफाई किया जाता है या आदमी की तरह ट्रीट, महिला या पुरुष की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वस्तुओं के साथ भी आप ही से हर लगा सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी पर्सोनिफिकेशन होगा, यानी आप जानवर को या वस्तु को आदमी या पुरुष या महिला की तरह ट्रीट करेंगे, वहाँ आप ही हर लगा सकते हैं। सो द काउ वांट्स टू फीड इट्स या हर काब्स मिल्क, है ना, वो अपने बछड़ों को दूध पिलाना चाहती है। तो प्रोनाउन से रिलेटेड ये बारीकियां हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो थोड़ा दिमाग खुलेगा आपको। जैसे कुछ होते हैं नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो भीड़ दिखाते हैं। भीड़ मतलब संग्रह दिखाते हैं, कलेक्शन दिखाते हैं। जैसे आप कमिटी, तो कमिटी के दो अर्थ हो सकते हैं। कमिटी तो एक, जब आप पूरे कमिटी को एक सिंगल यूनिट मानते हैं। कमिटी का दूसरा अर्थ हो सकता है जो उसके 8-10 मेंबर्स हैं वो, तो द कमिटी इज भी कह सकते हैं, द कमिटी आर भी कह सकते हैं।
वैसे देखने में तो कमिटी सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा कमिटीज़, तो कमिटीज़ अगर होगा तब तो हमेशा प्लूरल आर ही लगेगा। लेकिन कमिटी जो है, कमिटी वर्ड आप उसके साथ इज़ और आर दोनों लगा सकते हैं। कमिटी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कैसे? कमिटी को जब एक यूनिट, एक इकाई मानते हैं, सिंगल एंटिटी मानते हैं, तब तो इज़। लेकिन कमिटी का अर्थ 8 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, तो आप कह सकते हैं द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यानी द कमिटी आर डिवाइडेड मतलब कमिटी यानी 8 लोग, दे आर डिवाइडेड, बटे हुए हैं ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर, एक मत नहीं है। तो वहां पे भी आप प्रोनाउन का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे आपने लिखा कि द कमिटी हैज, सॉरी, द कमिटी सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, लिखा है द कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग पूछी जाती है ना। तो द कमिटी हैज हैव, यहाँ भी ऑप्शन है, और हैज हैव यहाँ भी ऑप्शन है। ये जो लिखा ना देर, यहाँ लिखा है इट्स, इसे मालूम चल रहा है कि कमिटी को क्या ट्रीट किया गया है, सिंगुलर, तभी तो क्या है इट्स। और यहाँ मालूम चल रहा है कि कमिटी को क्या ट्रीट किया गया है, प्लूरल, तभी तो क्या लिखा जा रहा है, देर। तो कमिटी हैव सबमिटेड, कमिटी ने सबमिट कर दिए हैं, यानी 8 लोग 10 लोग जो भी मेंबर्स हैं, दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स सबमिट कर दिए हैं, सौंप दिए हैं। और जब आप कमिटी के साथ इट्स लगा रहे हैं, मतलब आप पूरे कमिटी को एक इकाई, सिंगल एंटिटी देख रहे हैं। द कमिटी हैज सबमिटेड, और कमिटी ने सौंप दिया है अपनी रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू प्रोनाउंस, रिलेटेड टू यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। सांप ऐसा मिथक है, ऐसा मिथक है कि सांप अपने दुश्मन को जीवन भर नहीं भूलता है। आदमी कौन सा भूल जाता है, आदमी भी तो सांप से कम नहीं है ना। इट इज अ मिथ या इट इज बिलीव्ड, माना जाता है दैट अ स्नेक डज नॉट फॉरगेट, कि एक सांप जो है भूलता नहीं इट्स या हिज या हर या देर या वंस enemy all life, in life हैं।
द होल लाइफ, ऑल लाइफ, दोनों हो सकता है। लोअर ऑर्डर एनिमल, सब लोअर ऑर्डर एनिमल्स होते हैं ना, सांप, बिच्छू, गोजर, है ना, ये सब, कछुआ पछुआ, ये सब न्यूट्रल जेंडर या थिंग्स ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मिथ है दैट अ स्नेक डज नॉट फॉरगेट इट्स एनिमीज, अपने जानवर दुश्मनों को नहीं भूलता इन लाइफ, जीवन में, थ्रू आउट इट्स लाइफ, है ना। छोटी जगह थी इसलिए इन लाइफ लिख दिए। नर्स ने अपना नाम बताने नहीं बताया। द नर्स डिड नॉट टेल his name, her name, its name, their name, one's name। क्या होगा? The nurse did not tell his name, हैं? या the nurse refused to tell his name, to tell her name, to tell its name, क्या होगा? नर्स क्या होता है? नर्स कौन होता है? स्त्री की पुरुष दोनों होते हैं, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। तो इट्स नहीं होगा, देयर नहीं होगा, वंस नहीं होगा, हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। कि द नर्स डिड नॉट टेल हिज नेम या द नर्स डिड नॉट टेल हर नेम। समझ आ रहा है? बहुत लोग सोचते हैं नर्स केवल महिलाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। नर्स पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। महात्मा गांधी एक नर्स थे, है ना, वर्ल्ड वॉर में वो नर्स का काम किए थे। चलो, तो प्रोनाउन से रिलेटेड ये बातें हैं। जैसे जब भी आप कोई प्रोनाउन यूज करते हैं ना ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, और यहाँ पे अगर नाउन आता है तो जरूर यहाँ पे क्या होना जरूरी है, बताइए? यहाँ पे प्रोनाउन डिटर्मिनर आना बहुत जरूरी है, अन्यथा दूसरी स्थिति है कि ऑफ के बाद प्रोनाउन आ जाता है ना। जैसे आप लिखते हैं सम ऑफ गर्ल्स, लड़कियों में से कुछ, ये गड़बड़ है। समझ आ क्या आ रहा है? क्या होना चाहिए था? सम ऑफ द, सम ऑफ दीज, सम ऑफ दोज, है ना, उन लड़कियों में से कुछ, है कि नहीं? या आप लिख सकते थे कि सम ऑफ अस, सम ऑफ देम, सम ऑफ यू, है कि नहीं? प्रोनाउन अगर स्ट्रक्चर होगा तो डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नाउन होगा तो डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये अच्छा, अगर हम लिखते हैं द होल ऑफ लंदन, इसका मतलब पूरा लंदन। अगर हम बोलते हैं ऑल ऑफ लंदन, इसका मतलब है पूरा लंदन। लेकिन आपको मालूम है कि द होल लंदन, ये गड़बड़ है।
लेकिन ऑल लंदन सही है, पूरा लंदन, है ना। सम ऑफ लंदन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा ना? आपको क्या लिखना पड़ेगा? सम पार्ट्स ऑफ लंदन, लंदन में कुछ हिस्से, है ना। आप कहते हैं हाफ ऑफ लंदन, आधा लंदन, सही है। आप लिखते हैं 1/3, 1/3 ऑफ लंदन, ये भी सही है। आप लिखते हैं 2/3, 2/3 ऑफ लंदन, लंदन का 2/3। हाँ, अगर आप लिखते हैं मच ऑफ लंदन, लंदन का काफ़ी हिस्सा। अगर आप लिखते हैं मोस्ट ऑफ लंदन, लंदन का अधिकांश हिस्सा, है कि नहीं? लेकिन सबके साथ वर्ब क्या आएगा? इज, क्योंकि लंदन एक शहर है, उसका आधा लीजिए, थोड़ा लीजिए, 1/3, 2/3, पूरा लीजिए, है तो एक यूनिट, एक इकाई, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगेगा, है ना। पीपल के बाद ये सारे आएंगे ही नहीं ना। पीपल के साथ मच थोड़ी आएगा, मच ऑफ पीपल नहीं होता है ना। अगर कोई काउंटेबल नाउन हो, जैसे आप पीपल के साथ लिखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो हमेशा याद रखो एक बात, कि ऑफ के बाद आप प्रॉपर नाउन लिख सकते हैं और उसको डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है। ऑफ के बाद अगर पीपल लिख रहे हैं तो कोई ना कोई डिटर्मिनर तो चाहिए ना, हाँ, ऑफ द पीपल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं सम ऑफ द पीपल, कुछ लोग, उन लोगों में से कुछ। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से अधिकांश। मेनी ऑफ दोज पीपल या सेवरल ऑफ दोज पीपल, उनमें से कई लोग। मोर ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से और। हाफ ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से आधे। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से अधिकांश। 1/3 ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से 1/3, 1/3 लोग। आपने बोला 2/3 ऑफ द पीपल, है कि नहीं? A few of the people, जो लोग थे उनमें से बस कुछ, है ना। या few of the people मतलब उनमें से कोई नहीं, ना के बराबर।
नन ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से कोई नहीं, है ना। ऐसे ही सब नाउन फ्रेज बन रहे हैं, प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। टू ऑफ द पीपल, टू ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनमें से दो। अब कहते हैं 500 ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनमें से 500, या आप लिखते हैं हंड्रेड्स ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनमें से सैकड़ों, है कि नहीं। कुल मिला के बात क्या हो रही है ना। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है, ये जो है, ये जो है, अगर आप इसको एक यूनिट मान रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग थे उनका बहुसंख्यक वर्ग, और सबको एक भीड़, एक यूनिट, इकाई माने तो आप इस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। 1/3 ऑफ द पीपल, अगर लोग हैं उसका 1/3, उनको एक भीड़, एक गुच्छा एक साथ लिया जाए तो यूनिट मान के सिंगुलर ले सकते हैं, बट अदरवाइज दे आर ऑल प्लूरल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसकी समझ होनी चाहिए आपको। एक हमेशा ध्यान देना है आपको कि हालांकि मैंने आपको समझाया है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ पॉजिटिव डिटर्मिनर बनाने के लिए, है ना। प्लूरल बनाने के लिए भी होता है। कहाँ कहाँ प्लूरल बनाने के लिए होता है? डिजिट्स यानी अंक, है ना, अक्षर यानी लेटर्स, और संक्षिप्त नाम, एब्रीविएशंस, इनका इस्तेमाल होता है प्लूरल बनाने के लिए, है कि नहीं। जैसे आप कहते हैं कि देयर आर 3 4s, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर आर 3 4s इन माई फोन नंबर, मेरे फोन नंबर में हाँ 3 4 है। मेरा नंबर मान लो ऐसे 9344023451, है ना। तो इसमें कितने 4 हैं? 1 2 3, 3 4 है कि नहीं है। So there are 3 4s in my phone number। तो 4 का जो प्लूरल बना रहे हैं आप, एपोस्ट्रोफी एस लगा के बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। लेटर, there are 4 P's in the word Filipino, है ना। फिलिपिनो वर्ड है, उसमें एक मिनट,
puppet-up. There are 4 P's in the word puppet-up. puppet-up में कितने P हैं? 4 P's हैं। तो P का प्लुरल बनाने के लिए apostrophe s भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। संक्षिप्त नाम। There are 5 MAs in my family. मेरे परिवार में 5 MAs हैं, यानी 5 लोग हैं जो MA पास किए हो। एक तो ये आप जानते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज जो है पोजेसिव बनाने के लिए भी होता है, पोजेसिव केस। है ना? तो नॉर्मली हम पोजेसिव केस जब बनाते हैं तो मैन, एनिमल, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, मैन, एनिमल, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और क्या, सिटी, नेशन, हालांकि ये भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और वर्थ वर्ड के पहले जो भी वर्ड आएगा उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। टाइम एक्सप्रेशन बताने वाला, जैसे आपने बोला है कल का, तो यस्टरडेज, टुमारोज, आज का टुडेज, है ना? लेकिन थिंग के साथ इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बात दिमाग में रखना है। तो जैसे ये दिमाग में अगर आप रखेंगे तो यहाँ से एक बात आएगा, जैसे आप कहते हैं गरीबों के नेता, तो आपको लगेगा कि द पुअर तो आदमी ही है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, द पुअर्स लीडर। तो ये ध्यान देना है भाई, इस तरह नहीं बनता है। गरीबों का नेता यानी द लीडर ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का नेता, या द पुअर पीपल्स लीडर, है ना? समझ में आ रहा ना? अमीर लोगों का जीवन, अमीर लोगों का जीवन, द रिचेस लाइफ, है ना? क्या होना चाहिए? द रिच पीपल्स लाइफ, है ना? या लाइफ, ये द इसमें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच, है ना? ये चीज है।
समझ में आ रहा है ना? किसी का नसीब, someone's या somebody's destiny या fate। लेकिन किसी चीज की कीमत, तो आप ये नहीं बोल सकते कि समथिंग्स प्राइस, क्योंकि हमने क्या बताया कि थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये थिंग के लिए आते हैं ना, तो आप यहाँ ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द प्राइस ऑफ समथिंग। समझ में आ रहा है ना? एवरी ऑफ देम कहीं कहीं लिखा रहता है, तो एक बात जान लीजिए, एवरी क्या होता है? केवल डिटर्मिनर होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ईच ऑफ देम इज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? A variety of products, ध्यान दीजिएगा ये प्लूरल नाउन है ना, यहाँ ये वैरायटी ऑफ जो है ना डिटर्मिनर का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कई तरह के प्रोडक्ट्स क्या होंगे? हर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर लिखा होगा जैसे अ वैरायटी ऑफ राइस, कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा है मान लीजिए, है ना, तो एक्चुअली यहाँ मामला अलग है। यहाँ मेन वर्ड है वैरायटी, जो कि नाउन है, ये डिटर्मिनर है, और ये जो दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये है क्या? प्रीपोजिशन फ्रेज। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि चावल की एक किस्म, चावल की एक किस्म, और आप यहाँ क्या लिखते हैं? इज। समझ आ रहा है ना? तो ये सब दिमाग लगा लोगे ना आप लोग, है ना? इतना तो समझा पढ़ा दिए ना, और इतना करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, बहुत नेचुरल है। अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कई तरह के प्रोडक्ट्स, तो आर अ वैरायटी ऑफ राइस, चावल की किस्म, इज किस्म की बात हो रही है ना। अगर लिखा है रेंज ऑफ टॉय, गलत है, क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ टॉयज। एक्चुअली ये क्या है? डिटर्मिनर है, और ये क्या है? प्लूरल नाउन है। रेंज ऑफ टॉयज आर, है ना, कई तरह के खिलौने, कई तरह के खिलौने, है ना।
a host of factors ये क्या है? डिटर्मिनर है। क्या होगा अगर अब लिखा होता है रेंज ऑफ टॉयज इज, तो गड़बड़ हो जाता है। इज तो क्या हो जाता है? तो क्या होगा? आर। होस्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब कई सारे फैक्टर्स, कई सारे कारक। अ पेयर ऑफ जीन्स, आर भी बोल सकते हैं और इज भी बोल सकते हैं। अ पेयर ऑफ जीन्स। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि टू पेयर्स ऑफ जीन्स, एक्चुअली पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा, दो चीज। प्लूरल वर्ड खुद ही अपने आप में, और पेयर एक सिंगुलर वर्ड, जोड़ा को एक एंटिटी सिंगुलर यूनिट मान सकते हैं, तो इज भी हो सकता है। पेयर ऑफ जीन्स, टू पेयर्स ऑफ जीन्स, तो यहाँ क्या हो सकता है? केवल आर ही हो सकता है, यहाँ इज नहीं हो सकता है। यहाँ इज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि टू पेयर्स हो गया ना जीन्स का। कभी भी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कभी अनकाउंटेबल नाउन ने लिखा है कि दो सलाह, तब टू एडवाइसेस मत बोल दीजिएगा, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। आपको क्या बोलना पड़ेगा? टू पीसेस ऑफ एडवाइस, है ना। कई आभूषण, मेनी ज्वेलरीज, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या बोलना पड़ेगा? मेनी पीसेस या मेनी आइटम्स ऑफ ज्वेलरी आर इसमें जो मेन वर्ड अब हो गए, वो इसमें मेन वर्ड क्या हो गए? ये हो गए। समझ में आ रहा है ना? दस साबुन, एक दर्जन चौक, तीन चॉकलेट, 10 दूध। भाई अनकाउंटेबल नाउंस का 1 2 3 4 10 15 20 गिनती हो ही नहीं सकता है। तो अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उनके काउंटेबल यूनिट्स के लिए लिखा हुआ है कि नहीं। तो 10 साबुन मतलब ये नहीं कि 10 सोप्स कर दिया। भाई सोप अनकाउंटेबल नाउन होता है, आपको क्या बोलना पड़ेगा? 10 बार्स ऑफ सोप, ध्यान देना है। 10 बार्स ऑफ सोप। और एक दर्जन चौक, और डजन चौक्स नहीं, a dozen sticks या pieces of chalk, है ना। 3 चॉकलेट नहीं हो सकता, चॉकलेट अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप बोलेंगे 3। हालांकि चॉकलेट काउंटेबल नाउन भी होता है जब दुकानों में से बिकता है एक एक करके, तो लेकिन फिर भी आप 3 चॉकलेट को लिखेंगे 3 बार्स या पीसेस। पीसेस तो जेनरिक वर्ड है, सबके साथ हो सकता है। 3 बार्स ऑफ चॉकलेट। समझ आ रहे ना? लिखा है कि 10 दूध, तो 10 मिल्क्स तो होगा नहीं, 10 पैकेट्स या
10 bottles of milk, है ना। तो इसमें जो मेन वर्ड है स्टिक्स है, इसमें मेन वर्ड बार्ड्स है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो आपको बता चुके हैं कि माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब आपका, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, देयर मतलब उन लोगों का, वंस इट्स मतलब इसका, वंस मतलब किसी का, रवीज मतलब रवि का, गर्ल्स लड़कियों का, someone else's किसी और का, today's आज का, elephants मतलब हाथियों का। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये डिटर्मिनर है। क्या है ये, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आके उसको क्या करना, डिटर्मिन करना। और ये जो है वो प्रोनाउन है। कौन है प्रोनाउन, हैं। बैटरी खत्म हो गया। है ना। माइन मेरा वाला या मेरे वाले, आवर्स हमारा वाला या हमारे वाले, इसी बंद कर दो। योर्स आपका वाला या आपके वाले, हिज मतलब उसका वाला या उसके वाले, हर्ष उसकी वाली या उसके वाले, देयर्स मतलब उन लोगों वाला या उन लोगों वाले,
इट मतलब इट्स ओन, इसका अपना, वाला या इसके अपने वाले। one's own, किसी का अपना, वाला या किसी के अपने वाले। गर्ल्सेस, गर्ल्सेस मतलब लड़कियों वाला या लड़कियों वाले। someone else's, किसी अन्य वाला या किसी अन्य वाले। today's, आज वाला, आज वाले। और जब हम लिख रहे हैं वाला या वाले तो व्यक्ति वस्तु कोई भी हो सकता है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल, कोई भी हो सकता है। ये जो होते हैं ना प्रोनाउंस, मैं पढ़ाया भी हूँ पीछे। ये वाला, वाली, वाले, पुरुष, स्त्री, आदमी, वस्तु, कुछ भी हो सकते हैं। सिंगुलर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल सब हो सकते हैं, है कि नहीं। एलिफेंट्स, अब इनका इस्तेमाल इनको पढ़ते हैं, एलिफेंट्स नहीं पढ़ते हैं, एलिफेंसिस। एलिफेंसिस मतलब हाथियों वाला, हाथियों वाला या हाथियों वाले। जैसे देखिए लिखा है, मेरा एक दोस्त, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, उसका एक दोस्त, तो फ्रेंड ऑफ हिज। आपकी यह बात, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स, है ना। हमारी वो गलती, दैट मिस्टेक ऑफ आवर्स, है ना। रवि का एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ, देखिए रवीज होना चाहिए पोजेसिव प्रोनाउन। हालांकि इसका एक वेरिएंट ये भी है कि किसी आदमी के लिए आप उस आदमी का नाम रवीज और रवि दोनों हो सकता है ना। हाथियों की एक विशेषता, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंसिस, ये भी लिख सकते हैं और एलिफेंट्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ के बाद लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना, माइन या हिज या योर्स,
या आवर्स, है ना। वैसे ही एपोस्ट्रोफी एस वाला भी आ सकता है, और अगर नाउन है तो बिना एपोस्ट्रोफी एस का भी वो आ सकता है। ठीक है, इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स पॉसिबल होते हैं। अब कहीं कहीं लिखा रहेगा सेंटेंस, मान लीजिए कि हाथियों का दिमाग घोड़ों के दिमाग से ज़्यादा तेज होता है या ज़्यादा विकसित होता है। है ना, तो कैसे बोलोगे? द ब्रेन्स, द ब्रेन्स ऑफ एलिफेंट्स सीज, ऐसे भी लिख सकते हैं और एलिफेंट्स भी लिख सकते हैं। आर, हाथियों का जो ब्रेन्स है आर मोर डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं देन, के मुकाबले, किसके मुकाबले? देन दोज ऑफ हॉर्सेस, ऐसे भी या हॉर्सेस भी बोल सकते हैं, या केवल ये भी लिख सकते हैं देन हॉर्सेस, तो घोड़ों वालों से, है ना, समझ रहे ना। ये केवल हॉर्सेस जो आपने लिखा है, यानी घोड़ों वालों से, घोड़ों वालों के, है ना, ये अपने आप में क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन। तुलना जो हो रही है किसकी हो रही है? ब्रेन की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? ब्रेन से हो रही है, घोड़ों के ब्रेन से, यहाँ पे हाथियों के ब्रेन। ठीक है कि नहीं? इस पर सवाल भी पूछा जाता है। अगर यहाँ जैसे मान लीजिए कि इस कुर्सी का दाम तुम्हारे कार के दाम से ज़्यादा है, तो इस कुर्सी का दाम, द प्राइस ऑफ दिस चेयर इज मोर देन, अब ये नहीं कि योर कार लिख दिया आपने, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ तुलना फिर आपके कार की हो जाएगी किससे? प्राइस से। चेयर की प्राइस की तुलना कार के प्राइस से होनी चाहिए, कि ना कि कार से होनी चाहिए। तो द प्राइस ऑफ दिस चेयर, इस चेयर की जो कीमत है इस मोर, ज़्यादा है देन दैट, दैट यानी प्राइस ऑफ योर कार, आपके कार। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? देन दैट ऑफ योर कार, तो ये दैट लिखना बहुत जरूरी है ना। अब इसमें प्रोनाउन का इन्वॉल्वमेंट ये है कि कहाँ दैट लगाएं और कहाँ दोज लगाएं। जैसे यहाँ प्राइस की बात थी कि इस कुर्सी का दाम, इस कुर्सी का प्राइस तुम्हारे कार के प्राइस से ज़्यादा है, तो प्राइस वर्ड के लिए आप दैट लिखेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर ये होता कि इस कुर्सी के जो चारों पैर हैं तुम्हारे कुर्सी के चारों पैरों से ज़्यादा लंबे हैं, तो आपको लिखना पड़ता कि या इस कुर्सी के पैर तुम्हारे कुर्सी के पैरों से ज़्यादा लंबे, तो द legs of this chair, the legs of this chair are longer, taller than, that नहीं लिखते those, क्योंकि legs की बात हो रही है ना, then those of your chair। ठीक है ना, तो कहाँ than कहाँ those लगाना है, समझ में आ गया? तो आज प्रोनाउन से रिलेटेड बात और प्रोनाउन का इन्वॉल्वमेंट नाउन फ्रेज में भी, उससे रिलेटेड डिस्कशन, समझदारी की बात हो गई।
अब देखिए आगे की जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी करिए, बहुत आसान है एग्ज़ाम। ऑफलाइन पढ़ना ज़रूरी होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि जब पहली दफ़ा आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, तो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन का झुंझुना तो दुनिया बजा रहा है। अब बिना सैक्रिफाइस, मेहनत, पैसा खर्चा किए हुए, कष्ट सहे हुए करियर कहाँ बनता है आजकल, इतनी कंपटीशन है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एसएससी की डिमांड समझिए, चीख चीख के कर रहे हैं। सीपीओ का एग्ज़ाम है, उसमें केवल इंग्लिश। स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम इंग्लिश। एमटीएस का एग्ज़ाम केवल इंग्लिश और जीएस। मैथ्स और रीजनिंग का मेरिट लिस्ट में जुड़ता ही नहीं है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, दोनों में जो हाईएस्ट वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो किसका है? इंग्लिश का है। तो एसएससी तो चीख चीख के कह रहा है ना, कि भाई हम इंग्लिश मीडियम वाले को ही लेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, द फर्स्ट थिंग, चेंज ऑफ मीडियम। अंग्रेजी सीखने के नाम पर जो चल रहा है, जो किताब पढ़ते हैं मास्टर साहब लोग, जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, ग्रामर रूल, दैट्स नॉट इंग्लिश। ये बात सबको बता दीजिए, देश के लिए अच्छा है। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग और लिसनिंग जम के करिए, कुछ समय बाद राइटिंग भी करिए और स्पीकिंग भी करिए। जैसे अब वक्त आ गया आपके लिए, दिस इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश, कि आप इंग्लिश और बोलना और लिखना शुरू करें। और कोर्स स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, दिस इज़ truly a comprehensive or complete English course that guarantees the fact that you can learn English, that you can start reading, writing, speaking English in 4 months time. तो आगे चल कर के हिंदुस्तान में ये कोर्स जो है डोमिनेंट हो जाएगा, सब ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, स्पीकिंग करिए, वोकैबुलरी बिल्ड करिए, इन्हांस करिए, अंग्रेजी के महत्व को समझिए, जीएस अपना इंग्लिश में पढ़िए।